फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपने जीके की अगली क्लास में जो मोस्ट क्वेश्चन है जो कोऑपरेटिव बैंक में आने वाले हैं वो करवाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्लासेज है वो जीके की है, वो टॉपिक वाइज ली जाएगी। जैसे पहले आभूषण ले लिए या मेले या त्यौहार ले लिए, तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, तो वो पूरी क्लास ली जाएगी। ये जीके के मोस्ट क्वेश्चन है वो आज और लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक के आगे फॉर्म रीओपन होने की बात है, वो आज 18 तारीख है आज। तो आज वहाँ पे बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि जो फाइल है वो वित्त विभाग के पास में वित्तीय स्वीकृति के लिए गई हुई है। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो पहले वित्त विभाग के पास में फ्रेंड्स जाती है क्योंकि जो उस पर जो भी खर्चा लगता है वो वित्त विभाग की अनुमति ली जाती है। तो अभी आज 18 तारीख है, तो आज पूछा गया था, तो आज उन्होंने बोला था कि जो फाइल है वो वित्त विभाग के पास में गई हुई है। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन अपने किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहा जाता है। फ्रेंड्स, सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, जो जयपुर में रहते हैं उनको तो पता ही है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ये जयपुर में स्थित है। चाहे नाहरगढ़ कह दो, नाहर का मतलब शेर होता है, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ कह सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी। तारागढ़ आपको पता ही है कहाँ है, अजमेर में है। तो तारागढ़ है अजमेर में, जो इसके पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं तारागढ़ को। एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो तारागढ़ अजमेर में और बूंदी में है। नाहरगढ़ बता ही दिया है जयपुर में, और शेरगढ़ है वो है बारां में। तो शेरगढ़ दुर्ग बारां में, तो याद कैसे करेंगे, जैसे शेरगढ़ नाम आया तो आप 12 शेर को याद कर लो, मतलब गिनती में 12 शेर हैं, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। एक है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर है ही पता है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर। एक पक्षी विहार भी है रणथंभौर में, तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स बी, नाहरगढ़। जयपुर का दुर्ग है वो सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो मेरे को ऐसा लगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब लो लेवल के जो कोऑपरेटिव बैंक में आ सकते हैं वो उठाए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आगे से जो है अगली क्लास में जीके की वो टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। एक एक टॉपिक राजस्थान जीके का उठाया जाएगा और उस पर क्लास ली जाएगी। तो ये क्वेश्चन आंसर की क्लास अभी ली जा रही है, उसके बाद में टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उनको याद कैसे किया जाता है ये भी बताया जाएगा उनमें। तो जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था। तो माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। आजकल उस मुबारक महल को वेलकम पैलेस भी कहते हैं। तो मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, सी उत्तर है इसका। इसका रणकपुर जैन मंदिर 4 मंदिरों का समूह है, इनमें कौन सा मंदिर शामिल नहीं है। मतलब जो पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है वो 4 मंदिरों से बना हुआ मंदिर है वो। तो उसमें से 4 मंदिरों में से कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें नहीं है। आदिनाथ मंदिर फ्रेंड्स, रणकपुर जैन मंदिर में आदिनाथ मंदिर सम्मिलित है, लेकिन पित्तलहर मंदिर है ये नहीं है। शांतिनाथ मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है, तो इसका उत्तर होगा पित्तलहर मंदिर। फ्रेंड्स, पित्तलहर मंदिर जो है ना वो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें है पित्तलहर मंदिर। देलवाड़ा जानते हो, सिरोही में देलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में। तो ये पित्तलहर मंदिर है, ये इसका ऑप्शन है जो नहीं है। इसकी जगह 4 मंदिर है ना रणकपुर जैन मंदिर में, तो उसमें चौमुखा मंदिर होना चाहिए था। आदिनाथ मंदिर है, शांतिनाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है और एक चौमुखा मंदिर भी है। उन चारों को मिला के फ्रेंड्स रणकपुर का जैन मंदिर माना जाता है। उसको 1444 खम्भों का मंदिर भी कहता है इसको, रणकपुर जैन मंदिर को। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1444 खम्भों का मंदिर कौन सा है, तो रणकपुर का जैन मंदिर है फ्रेंड्स। इसके अलावा आबानेरी स्थित, आबानेरी पता ही है दौसा, आबानेरी दौसा में है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। तो मूल रूप से फ्रेंड्स ये था विष्णु को समर्पित। बी आंसर होगा। आबानेरी का जो मंदिर था हर्षद माता का मंदिर, वो शुरू में विष्णु जी को समर्पित था। इसके अलावा रांगड़ी किसकी बोली उपबोली है। तो बोलियाँ देख लीजिए फ्रेंड्स। पहले तो ऑप्शन देखिए, मेवाड़ का कौन सा क्षेत्र है आपको पता ही है, उदयपुर और का। तो मेवाड़ी बोली कौन सी होगी, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती है, ये ध्यान में रखें ना।
तो मेवाड़ी मतलब उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के आसपास बोले जाते हैं वो मेवाड़ी है। मालवी, तो मालवी है प्रतापगढ़ और झालावाड़ के पास है। मालवा किसे कहते हैं? मालवा गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, वो मालवा प्रदेश कहलाता है। तो मालवा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बैठे नीचे ही है, मतलब एकदम बांसवाड़ा के आसपास प्रतापगढ़ पड़ता है। प्रतापगढ़ झालावाड़ ये मालवी। तो इसका आंसर होगा रांगड़ी किसकी उपबोली है? बी होगा उत्तर, मालवी की है। मतलब ये रांगड़ी जो है वो मालवी की, मारवाड़ी और मालवी जो है ना उसका मिश्रण है, वो रांगड़ी कहलाती है। तो इसका उत्तर मालवी की उपबोली है। इसके अलावा है मेवाती। सी मेवाती भी देख लो क्या है। मेवाती वो फ्रेंड्स बोली है जो जो भरतपुर, अलवर, भरतपुर के साथ में मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली बोली होती है मेवाती। मारवाड़ी आप जानते हो, जोधपुर है, बीकानेर है, इधर मारवाड़ी बोली जाती है। इसके अलावा भी जैसे इधर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाते हैं वो बागड़ी कहलाती है। बागड़ी बोली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये बागड़ी बोली कहलाती है। एक जयपुर और उधर बोली जाती है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ प्रदेश है तो ढूंढानी कहलाती है। तो इस प्रकार रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मालवी की। मालवी की उपबोली है ये। मालवी का मतलब है प्रतापगढ़ झालावाड़ के जो राजपूत हैं बोलते हैं, तो वो इसी की उपबोली रांगड़ी है। इसके अलावा पावना नामक गीत गाए जाते हैं। अब पावना आप जानते हो ही, पावना का मतलब मेहमान को भी कहते हैं। और जवाई, कंवर, जो बेटी का पति होता है, कंवर साहब जवाई होते हैं, उनको भी पावना कहते हैं। तो पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो इसका आंसर तो सामने पता ही है, डी होगा। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाले गीत, पावना मतलब दामाद से संबंधित है, तो ये डी आंसर होगा। अब शुरू से देख ले, विरहणी द्वारा गाया जाने वाला गीत, विरहणी वो तो विरह गीत होता है। विरहणी जो गाती है, जैसे कुरजा एक गीत है राजस्थान का, वो विरह का गीत है। तो विरह के जो गीत है वो विरहणी द्वारा गाए जाते हैं। तो ए आंसर नहीं होगा, बी है जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारित लोकगीत, वो पावना कहलाता नहीं, वो पावना नहीं कहलाता है। जैसलमेर में तो मुमल गाया जाता है, जो डोला मारू के संबंध में जिसमें है। तो जैसलमेर में गाए जाने वाले गीत तो मुमल है, तो ये पावना नहीं है। सी है किसानों का प्रेरक गीत जो खेती के समय गाया जाता है। एक आपको पता होना चाहिए कि तेजा जी का एक गीत है, किसान जब फसल बोते हैं उस समय गाते हैं, वो किसानों के गीत है। तेजा की टेर, मतलब उसमें तेजा को बुलावा दिया जाता है जब फसल उगाते हैं। आप कभी सुनना, तो तेजा जी का एक गीत है, वही तेजा जी है। जब पशु मेला जो तेजा जी लगता है ना, वही तेजा जी है। वो किसान गीत गाते हैं जब वो ये होता है। इसके अलावा डी इसका आंसर है ही, पावना वो गीत गाया जाता है कब? जब दामाद को ससुराल में खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विवाह से पूर्व मतलब कई जगह ऐसा होता है, मतलब हमारे उस साइड में नहीं होता है, आपके कईयों की साइड में होता होगा। विवाह से पूर्व वर जो होता है ना, एक दिन पहले वो घोड़ी पे चढ़ के बहुत सारे जने उसके साथ जाते हैं और वहाँ पे खाना वाना खिलाया जाता है वधू के घर में, और वापस आता है वो। तो वो कौन सा गीत होता है? बिंदोला। बिंदोला निकल आ जाता है, तो वो बिंदोला कहलाता है। तो इसका बी आंसर होगा। तो ए दिया हुआ घोड़ी वो कब होता है? जब बारात रवाना होती है फ्रेंड्स, तो घोड़ी गीत गाया जाता है। और जुआ जुई, जुआ जुई जब गाया किया जाता है गीत, जो जुआ जुई एक खेल होता है, जो जब वधू घर पर आ जाती है तो वर और वधू के को एक है ना खेल खिलवाया जाता है। उसमें परात में दही और दूध का घोल लेके वो बिंटी या फिर जो कौड़ी होती है उसके द्वारा गेम खिलवाया जाए, तो वो जुआ जुई कहलाता है। कंवर कलेवा होता है जो कंवर साहब मतलब यानी कि जवाई जो होते हैं उसको उनको नाश्ता और करवाया जाता है, तो गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा बिंदोला। इसके बाद में है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बम नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य और डांडिया, बीकानेर, भरतपुर, शेखावाटी और मारवाड़। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए बम नृत्य है वो कहाँ गाया जाता है? ए है
वो है भरतपुर में गाया जाता है। अलवर भरतपुर साइड है, वो बम गाया जाता है। उसमें ना औरतें जो है रसिया गीत गाती हैं, तो इसलिए उसको बम रसिया भी कहते हैं उस नृत्य को। तो बम है वो भरतपुर, मतलब ए है वो 2 नंबर से मिलेगा। तो ए में 2 कहाँ हैं, एक तो बी में है, एक डी ऑप्शन में है। तो या तो बी ऑप्शन आंसर सही होगा या डी होगा। इसके अलावा देख लीजिए, देखते हैं तो ए और सी तो गलत हो ही गया। इसके अलावा देखिए अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है, जहाँ पे जसनासी संप्रदाय के द्वारा होता है, आपको पता होगा। तो अग्नि नृत्य जो आग पे चले जाते हैं जसनासी संप्रदाय द्वारा, बीकानेर है। तो बी है जो ए से मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर कूट में कौन सा होगा आंसर सही, बी होगा, क्योंकि ए में 2 है, बी में 1 है। और चंग जो नृत्य है वो शेखावटी का है, और डांडिया वो मारवाड़ का है। डांडिया से आप गरबा मत समझिए, डांडिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है मारवाड़ में। और चंग नृत्य है वो शेखावटी है। शेखावटी का मतलब है चूरू भरतपुर इधर वाला, सॉरी चूरू सीकर की साइड में वो शेखावटी, वो चंग है वो शेखावटी की साइड में किया जाता है। तो ये उसका आंसर होगा बी। इसके अलावा नवजात शिशु के माँ के लिए मातृ पक्षी की ओर से बेटी के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है। जब बेटी का जन्म होता है, जब वो जो माँ बनती है औरत, उसके पीहर पक्ष वालों की तरफ से तो कौन सा कलर का पोमचा दिया जाता है। पोमचा का मतलब है एक ओढ़ना सा होता है, पोमचा होता है गुलाबी। तो गुलाबी पोमचा दिया जाता है बेटी के जन्म पर। वैसे गुलाबी साड़ी भी पहनते हैं फेरे के टाइम में। आपको यदि आपके इधर रीति रिवाज हो तो इधर बीकानेर की साइड में ये रीति रिवाज है, और हो सकता है बहुत सारी और भी जगह हो। बेटी है वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। शादी में जब फेरे लेते हैं तो वो पर्टिकुलर गुलाबी रंग की साड़ी पहननी जरूरी होती है। तो इसी प्रकार जब बेटी होती है तो भी पियर पक्ष वाले गुलाबी पोमछा देते हैं। पीला पोमछा जब देते हैं जब बेटा होता है। इसके अलावा पुष्कर मेला कब बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, मेले और त्योहारों की पूरी एक क्लास लगाई जाएगी, आपको याद करवाया जाएगा कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये जो महीने हैं वो कैसे याद किए जाते हैं, कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है। इस पे एक वीडियो बनाया जाएगा, जल्दी पूरा वीडियो बनाया जाएगा। तो कौन से में और उनको याद कैसे किया जाता है उन त्योहारों को, कि कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला आता है या कौन सा त्यौहार आता है, तो उनको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा आगे आने वाले वीडियो में। पुष्कर मेला कब आता है। पुष्कर मेले में याद रखिए फ्रेंड्स, पुष्कर मेला जो है दिवाली के 15 दिन बाद में बढ़ता है। अब दिवाली कब आती है, कार्तिक माह में आती है। दिवाली हमेशा याद है कि कार्तिक माह की अमावस्या को आती है। और होली जो आती है वो फागुन में आती है। जब कहते हैं ना फागुन की, तो फाल्गुन की पूर्णिमा को तो होली आती है, और दिवाली आती है कार्तिक की अमावस्या को। मतलब एकदम अंधेरा जब होता है जब दिवाली आती है, तो कार्तिक की अमावस्या को दिवाली आती है। उसके 15 दिन बाद में वो पुष्कर का मेला बढ़ता है, जहाँ दीपदान होते हैं। मतलब एक तो दिवाली के दिन दीप जलाते हैं, और एक 15 दिन बाद में जब कार्तिक पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर में भी लगता है। एक कोलार जी बीकानेर में कोलार जी है, वहाँ के भी ये मेला लगता है। तो कार्तिक की पूर्णिमा को, इसका डी आंसर सही होगा। कार्तिक की अमावस्या को तो दिवाली आ जाती है, उसके 15 दिन बाद में पूर्णिमा आती है। मतलब अमावस्या पहले आती है, किसी हिंदी महीने में अमावस्या पहले आती है, बाद में पूर्णिमा आती है। तो कार्तिक के 15 दिन जब निकल जाते हैं, जब अमावस्या आती है तो दिवाली, और उसके 15 दिन बाद में पुष्कर का मेला पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा इसका आंसर होगा। चैत्र पूर्णिमा को यदि ए ऑप्शन देखा जाए तो चैत्र पूर्णिमा को पता ही है, हनुमान जयंती आती है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती। सावन पूर्णिमा को पता ही है, रक्षाबंधन और आता है। तो इस प्रकार पुष्कर मेला का आंसर होगा डी। यदि कोलायत मेला भी पूछा जाए तो भी एक ही बात है, कोलायत मेला भी इसी दिन बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। इसके अलावा राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत सावणी 30 से होती है और अंत ब्लैंक से होता है। एक कहावत है राजस्थान के त्यौहार के बारे में फ्रेंड्स, कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब त्यौहार है जो तीज से शुरू होते हैं, और ले डूबी गणगौर का मतलब है गणगौर पे जाके डूब जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा गणगौर, ए उत्तर सही होगा। कि राजस्थान में त्यौहार की शुरुआत
श्रावण तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। ये उत्तर सही होगा। हालांकि श्रावण से त्यौहार शुरू नहीं होते, त्यौहार तो होली से ही शुरू हो जाते हैं, चैत से ही, मतलब गुड़ेला और होते हैं तो वहीं से ही शुरू होते थे, लेकिन ऐसा कहावत है इसलिए ये बोला गया कि ए इसमें गणगौर आंसर सही होगा। इसके अलावा है गदर, गाबा, दुतई, मिर्जाई और डगला। ये क्या है? ये अंगरखी के प्रकार है फ्रेंड्स। अंगरखी होती है जो एक पहनने का विशेष प्रकार की पोशाक होती है, वो अंगरखी होती है, उसका प्रकार है। ये सारी चीज़ें गाबा, गाबा से वैसे ही पता चला, गाबा कहते हैं ना, गाबा पहन लेना, गाबा का मतलब वस्त्र होता है। तो अंगरखी के ये प्रकार है, ये जो ऊपर प्रकार दिए गए हैं। इसके अलावा बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाने कहलाता है। ये कहलाता है जब बच्चा जब होता है थोड़ा बड़ा तो उसको सूर्य और चांद के दर्शन करवाते हैं, तो उसको कहते हैं निष्क्रमण। अभी याद कैसे रहेगा? निष्क्रमण, जैसे अतिक्रमण आपने सुना होगा। अतिक्रमण का मतलब अपने सीमा से आगे बढ़ जाना। जैसे ये कई बार अतिक्रमण होता है तो ये दुकानें और आगे बढ़ जाती है तो इनको हटा भी देते हैं। और सरकार जो योजना चलाती है उसके अंतर्गत वो नगर पालिका या नगर निगम उनको दुकानों को आगे की सही हिस्सा तोड़ फोड़ कर देती है, तो वो अतिक्रमण कहलाता है। इसी प्रकार बच्चे को घर से बाहर निकाल के या वो घर से बाहर निकाल के सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, वो निष्क्रमण कहलाते हैं। तो निष्क्रमण का मतलब है ये इसी से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी। लेकिन ये बाकी जो लिखे हुए हैं 16 संस्कार होते हैं फ्रेंड्स। गर्भधान भी होता है, पुंसवन भी होता है, जातकर्म भी होते हैं, करण भेद भी होते हैं, चूड़ाकर्म भी होता है। तो ये 16 संस्कार में अभी इस जो ऑप्शन में दिए गए वो समझ लेते हैं। समावर्तन, समावर्तन कब होता है? जब जो बच्चा है जो पुराने समय में वेद और वो पढ़ लेता था, जो गुरु के पास में शिक्षा समाप्त कर लेता था, वापस घर की तरफ आता था तो उसके केश उतारे जाते थे। वो केशांत एक ये भी संस्कार था। उसके बाद में उसको विशेष प्रकार के पानी से नहलवाया जाता था, वो समावर्तन कहलाता था। उस समय जब वो घर की तरफ जाता था शिक्षा प्राप्त करके तो केश उतार के उसको नहलाया जाता था, पूरे केश उतारे थे जाते थे और नहलाया जाता था विशेष पानी से, वो समावर्तन कहलाता था। करण भेद, कान का बींदना, हम जैसे बच्चे के कान बिंदवाते हैं ना, तो वो करण भेद कहलाता है। निष्करण बता ही दिया। और चूड़ाक्रम, जड़ोला उतारने जाते हैं हम लोग, तो बच्चा जब बाल बड़े हो जाते हैं 5 साल या 3 साल में कोई उतारता है तो चूड़ाक्रम कहलाता है। चूड़ा मतलब जो बाल का वो गूंथ के बनाया जाता है वो चूड़ा कहलाता है। जो चूड़ाक्रम वो कहलाता है जब बाल पूरे उतार के जड़ोला पूरा उतार दिया जाता है, एक बार के लिए उसका बाल पूरे उतारे जाते हैं बच्चे के, वो चूड़ाक्रम होता है। तो इसका आंसर सी होगा। इसके अलावा जोसर से हास्य है। जोसर एक फ्रेंड्स मोसर होता है, एक जोसर होता है। जोसर का मतलब है बी, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज कहते हैं, वो जोसर कहलाता है। एक मोसर होता है मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज, वो कहलाता है मोसर। जो ए ऑप्शन दिया गया मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज वो कहता है मोसर। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज जोसर, तो इसका आंसर भी होगा सी ऑप्शन है। विवाह के अवसर का भोज, विवाह में बढ़ार कहते हैं, गांव की तरफ बढ़ार कहते हैं, वो विवाह का खाना होता है वो बढ़ार कहलाते हैं। तो इस प्रकार जोसर, मोसर, बढ़ार ये कई प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रचलित हैं। जोसर का मतलब है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। इसके अलावा पारिक दुर्ग से हास्य है। पारिक का मतलब वो दुर्ग होता है फ्रेंड्स, दुर्ग अलग अलग तरह के होते हैं जो कोई पानी से घिरा होता है, कईयों के चारों तरफ खाई होती है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार वो पुराने जो राजा लोग थे वो करते थे। कई गिरी दुर्ग होता है गिरी के ऊपर, तो पारिक वो होता है जिसपे चारों तरफ खाई हो। तो बी जो आंसर है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, तो बी इसका आंसर है। तो बी आंसर है इसका। लेकिन बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ये ए है वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं जल दुर्ग कह सकते हैं या औद्युक दुर्ग। औद्युक का मतलब जल से ही है, तो औद्युक दुर्ग कहते हैं जो जल से घिरा हुआ। बी आपको बता दिया पारिख कहते हैं। सी है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें और परकोटा हो, तो परकोटा दीवारें पारिधय कहते हैं। पारिख है खरगोश वाले की जगह द पारिधय हो जाएगा, पारिध।
और डी है वह दुर्ग जिसके मार्ग खाई कांटो और पत्थरों से दुर्गम हो, उसके ओरण दुर्ग। ऐसे ये प्रकार है, दुर्ग के कई प्रकार है। इस प्रकार राजस्थान में किस दुर्ग का मूल नाम कोसवर्धन था? कोसवर्धन किस दुर्ग का नाम था? कोसवर्धन है वही शेरगढ़ जो बारां में है, शेरगढ़ को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। तो नाहरगढ़ पता ही है जयपुर में है, शेरगढ़ है वो कोसवर्धन कहलाता है, वो बारां में है। तारागढ़ पता ही है आपको, तारागढ़ अजमेर और बूंदी दोनों में है, और टोडगढ़ है वो अजमेर में है। तो कोसवर्धन दुर्ग किसका नाम था? शेरगढ़ दुर्ग का नाम कोसवर्धन था। इसके अलावा निम्न में से असुमेलित युग्म है, असुमेलित कौन सा है? रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है क्योंकि कर्म स्थली रामदेव जी की रामदेवरा थी। हड़बुज जी, अब हड़बुज जी हैं उसका उनका कोल्लू नहीं होगा, ये गलत है। बी जो आंसर है वो असुमेलित है, हड़बुज जी का होगा बेंगटी। बेंगटी कहाँ पे है फ्रेंड्स? बेंगटी फलोदी में है, तो हड़बू जी का होगा बेंगटी, इसलिए हड़बो जी का। कोल्लू जो है वो रॉन्ग है। कोल्लू किसका है? कोल्लू है पाबू जी का। ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी हैं। तो ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी हैं। पाबू जी का मेन जो स्थान है वो है कोल्लू मंड फलोदी, या कोल्लू कह दो या कोल्लू मंड कह दो, क्योंकि मंड का मतलब है बाबू जी के मंदिर को मंड कहते हैं। तो कोल्लू मंड ये भी फलोदी में है, जबकि हड़बू जी का है बेंगटी वो भी फलोदी में है, तो बी आंसर होगा। सी है तेजाजी परवसर नागौर। तेजाजी वही है जिनकी फसल उगाते समय जिनके बारे में गीत गाए जाते हैं, वो तेजाजी ने गायों की रक्षा की थी। तेजाजी पशु मेला भी लगता है परवसर नागौर में। तो जो नागौर में मेले लगते हैं सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं, तो तेजाजी परवसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा देवनारायण जी आसिंद, आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तो देवनारायण जी है वो देवता है गुजरों के देवता हैं, तो गुजरों के देवता देवनारायण जी हैं। और सबसे लंबी फड़ जो है वो देवनारायण जी की फड़ है। फड़ का मतलब है एक जो उनके प्रशस्ति लिखी हुई होती है वो फड़ कहलाती है। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट भी निकली थी एक बार, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देवनारायण जी का स्थान है आसिंद भीलवाड़ा में। तो ये सारे सही है, लेकिन बी जो आंसर है वो रॉन्ग है, मतलब असुमेलित है। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हमने किए। इसके अलावा बाद में कोशिश यही की जाएगी कि टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन आंसर करें, तो टॉपिक वाइज करने की कोशिश की जाएगी अगले वीडियो में। और कुछ वीडियो जो हैं वो इंग्लिश के भी किए जाएंगे, ताकि इंग्लिश और राजस्थान जीके की दोनों की तैयारी होती रहे। अब आप तैयारी बराबर करते रहिए, जब फार्म आना होगा तब आ जाएगा। अभी वित्त विभाग के पास में फाइल गई हुई है, तो देखते हैं फरवरी तक शायद वो इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो सकती है। थैंक यू।